नमस्कार विद्यार्थियों। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के आज दूसरी क्लास में हम लोग दयानंद सरस्वती और आर्य समाज और आगे की बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने समाज एवं धर्म सुधार के संबंध में उनके कारणों की चर्चा की कि किन कारणों की वजह से भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर हमने देखा था कि यूरोपीय पुनर्जागरण और जो भारतीय धर्म सुधार आंदोलन है, जिसे भारतीय रेनेसा कहा गया, इनके बीच में क्या अंतर मौलिक रूप से देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के कार्यों के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में बात की थी। ब्रह्म समाज का कैसे-कैसे विभाजन हुआ, जो 2 विभाजन हुए उनके बारे में बात की थी। तो समाज धर्म सुधार आंदोलन के दूसरे चरण में, दूसरी क्लास में हम लोग आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, जो वास्तविक नाम था, वह था आपका मूल शंकर। मूल शंकर। और इनका जन्म हुआ था, मूल शंकर, इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र जो है गुजरात, उसके मोरबी जिले में, मोरबी जिले का नाम है मोरबी जिला, और टंकारा, मोरबी जिले का टंकारा ग्राम, टंकारा ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1824 में। बचपन का नाम मूल शंकर है, ठीक है। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, ठीक है। फिर 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास, ये स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु थे। पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इनके गुरु थे, इन्होंने इनको संन्यास ग्रहण करवाया, संन्यास ग्रहण किया। और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात इनका नाम पड़ा दयानंद सरस्वती। आपको पता है संन्यास धारण करने के पश्चात नाम भी परिवर्तित होता है। तो पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद से, इनके गुरु थे, इनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती इनका नाम रखा गया, सरस्वती, ठीक है। 1860 में दयानंद सरस्वती जो संन्यास धारण कर चुके हैं, दयानंद सरस्वती ने मथुरा में स्वामी विरजानंद, एक और सन्यासी, विरजानंद से वैदिक शिक्षा प्राप्त की, वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा प्राप्त की। याद रखिएगा, विरजानंद उनके गुरु थे, इन्होंने वैदिक शिक्षा दी और संन्यास धारण करवाने में इनके गुरु का नाम था पूर्णानंद, ठीक है। और यहीं पर स्वामी विरजानंद ने इनसे गुरु दक्षिणा में कहा कि वेदों में जो ज्ञान है, वैदिक जो शिक्षा है, इस शिक्षा का पूरे भारत भर में प्रसार करो, क्योंकि वेदों में जो ज्ञान है वो उच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, उनके माध्यम से लोगों का भला होगा। तो स्वामी विरजानंद के गुरु दक्षिणा के रूप में यह मांगा गया। तो उनके कहने पर, विरजानंद जी के कहने पर, दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के प्रसार के लिए भारत भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्होंने वेदों के ज्ञान के संबंध में जो उपदेश दिए जगह जगह घूम करके, वो संस्कृत में दिए। क्योंकि संस्कृत समझने वाले आम लोगों की संख्या, आम लोगों की समझ से परे थी, तो उनको समझने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो केशव चंद्र सेन से एक बार, जो ब्रह्म समाज की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, केशव चंद्र सेन से उनकी मुलाकात हुई। केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को एक निवेदन किया कि स्वामी जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आपकी भाषा जो है संस्कृत है, वो आम लोगों की समझ से परे है, तो आप क्यों ना इसको हिंदी भाषा में प्रसार कीजिए। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित है, उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजी हो गए और केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर आगे अपने उपदेश संस्कृत की बजाय हिंदी में देना शुरू किया, ठीक है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, केशव चंद्र सेन की सलाह पर उपदेश हिंदी में दी, मैंने बता ही दिया। वैसे दयानंद सरस्वती जो है वह प्राचीन भारतीय संस्कृति, ठीक है, वैदिक समाज से प्रभावित थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति और वैदिक समाज से प्रभावित थे, ठीक है। मैंने बताया था
की पुरातन परंपराओं से प्रभावित होना, कुछ ऐसे भारतीय गौरवमयी तत्वों से प्रभावित थे दयानंद सरस्वती। ये पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा, जो पाश्चात्य पश्चिमी जो उदारवादी विचारधारा है, वो कहते हैं कि जो यूरोपीय देशों में जो लोकतंत्र, गणतंत्र, ये जो बातें मिलती हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये तो भारत की प्राचीन संस्कृति में पहले से मौजूद है, यहीं से वो वहां गई है। ये एक विडंबना है कि मध्यकाल और आधुनिक काल में ये भारत में नहीं मिलती, लेकिन यूरोपीय देशों से कई हजार साल पहले ये भारत में व्याप्त थी। तो वो कह रहे हैं कि हमें इनसे लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मूल में है, ओरिजिन में है। तो वे प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं, लोकतंत्र के रूप में, गणतंत्र के रूप में, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। तो पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। अंग्रेजी शिक्षा की बजाय वो वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारतीय संस्कृति, वैदिक शिक्षा, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जो थे, वह आपके कर्मकांड, मूर्ति पूजा, क्योंकि ये सब आपका वेदों में इसका उल्लेख नहीं है, ये सब कालांतर में भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में व्याप्त हुए। वैदिक काल में मूर्ति पूजा, कर्मकांड वगैरह नहीं थे। तो कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ठीक है, जाति प्रथा, बहुविवाह, छुआछूत प्रथा, अस्पृश्यता है, छुआछूत प्रथा, ठीक है, लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुष में जो भेद, असमानता, इनके विरोधी थे। इन सब चीजों को ये नहीं मानते थे, ठीक है। एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, ठीक है। और किसके समर्थक हैं? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता, विधवा विवाह, विधवा विवाह, स्त्री एवं शूद्रों की शिक्षा, कि स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा देनी चाहिए, जो निम्न जाति तथा कथित मानी गई है, हालांकि वो उनकी बात नहीं करते, ठीक है। जातीय समानता की बात करते हैं, जातीय समानता, ये सभी समान हैं, वो जाति प्रथा को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, ध्यान रखना। जातीय समानता, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा, ठीक है, स्वदेशी, स्वराज, ये समर्थक हैं, राष्ट्रीय शिक्षा, के समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वो कहते हैं कि स्त्रियों और निम्न जाति जो शूद्र माने गए हैं, उनके विकास के लिए उनको भी यज्ञोपवीत या शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लैंगिक समानता के पक्षधर हैं, वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जाति प्रथा के विरोधी हैं, ठीक है। अंतरजातीय विवाह के समर्थक हैं, आप ये भी लिख सकते हैं उसमें, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, क्योंकि ये विभिन्न जातियों के भेद को मानते ही नहीं है, तो अंतरजातीय विवाह भी इन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है। विवाह के समर्थक हैं ये। पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के ये विरोधी हैं। ये राष्ट्रीय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। इनका एक कथन भी है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे गुलामी के शासन से बेहतर हैं। ये स्वराज की बात करते हैं, अपने शासन की बात करते हैं, हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। ये स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, ठीक है। इन्हें दयानंद सरस्वती को अपने क्या कह सकते हैं, हिंदू लूथर, ठीक है, हिंदू लूथर की संज्ञा दी है।
हिंदू लूथर से मतलब है लूथर, मार्टिन लूथर यूरोप में एक समाज सुधारक हुए, तो इनसे इनकी तुलना की है, हिंदू लूथर कहा गया है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो दयानंद सरस्वती ने 1863 में विभिन्न धर्मों में जो पाखंड फैला हुआ है, जो ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी आज भी देखने को मिलते हैं जो पाखंड फैलाते हैं, धर्म की मौलिक चीजों को, मौलिक शिक्षाओं को, मौलिक सिद्धांतों को दरकिनार कर अपने लाभ के लिए पाखंड फैलाते हैं, इन पाखंडों को चाहे हिंदू धर्म में हो या अन्य किसी धर्म में हो, ठीक है, पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड नाम से पता लग रहा है, खंडिनी पताका अभियान चलाया, ठीक है। इसके माध्यम से विभिन्न धर्मों में व्याप्त पाखंड को दूर किया। विभिन्न धर्मों में व्याप्त पाखंड, झूठ पाखंड होता है, पाखंड को उजागर किया, लोगों को सच का सामना करवाना शुरू करवाया, लोगों को बताया कि देखो ये कैसे पाखंड, धर्म के नाम पर पाखंड किया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई, ठीक है। 1863 की घटना है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को बंबई में वैदिक शिक्षा के प्रसार और समाज सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज स्थापित किया। और 2 वर्ष पश्चात 1877 में इसका मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थापित किया। शुरुआत में बंबई में स्थापित किया और बंबई इसका मुख्यालय था, और 2 साल बाद बंबई से लाहौर में स्थापित किया आर्य समाज का मुख्यालय, ठीक है। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध करना, ठीक है, विभिन्न जो बुराइयां हैं उसका विरोध करना और वैदिक शिक्षा का प्रसार करना। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया है, इसमें इनका तात्पर्य है कि जो वैदिक समाज की जो बात की गई है वेदों में, उसको आधुनिक संदर्भ में, आज के संदर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए। यहां उनका तात्पर्य कतई नहीं है कि जो वेदों में जो आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो समाज था उसको आज लागू किया जाए, वो आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठेगा। आज के समाज के हिसाब से ध्यान रखते हुए वैदिक समाज को स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर उनको पुरातन पंथी नहीं कहा गया। एक तो ये बात होती है कि एज इट इज, जैसा पहले था वैसा एज इट इज अपनाना, और एक ये है कि उसको आधार बनाते हुए, उन तत्वों को आधार बनाते हुए आज के समय के आधार पर, आज के समय के हिसाब से उन वैदिक समाज के तत्वों को अपनाना, ये उनका उद्देश्य था। तो इन्होंने जो नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, वेदों की ओर लौटो। यह दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक नारा दिया गया था। वैदिक समाज की आज के संदर्भ में व्याख्या कर स्थापित करने के वो पक्षधर थे, ठीक है। इससे पूर्व 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी में लिखा गया था, मूलतः हिंदी में था, ठीक है। इसकी रचना की गई थी अपने उदयपुर में। उदयपुर के उस समय महाराणा थे सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी इनके अनुयायी थे, तो उनके आमंत्रण पर वो वहां गए। राजपूताना में कई समय पर दयानंद सरस्वती आए हैं, ठीक है। मेवाड़ रियासत हो, आपका जोधपुर रियासत हो, जसवंत सिंह द्वितीय अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, जयपुर रियासत हो और शाहपुरा रियासत हो, ठीक है, इन रियासतों में इनका आना जाना लगा रहता था। ये यहाँ के राजा इनके अनुयायी थे, इनसे काफी प्रभावित थे। तो महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ रियासत के शासक थे, उनके निवेदन पर दयानंद सरस्वती उदयपुर गए। तो उदयपुर में रह करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का एक बड़ा अंश लिखा, ठीक है। रचना हुई उदयपुर में, और इसका प्रकाशन सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, प्रिंटिंग हुई अजमेर में, वैदिक यंत्रणालय अजमेर में।
ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया गया, जो दयानंद सरस्वती द्वारा 1874 में लिखी गई एक पुस्तक थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ पुस्तकों की अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं दयानंद सरस्वती ने, इनकी रचना की अन्य ग्रंथ, जिसमें आपका है ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद पर टीका है, ठीक है, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, ठीक है, अद्वैतवाद का खंडन, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का खंडन, इस किताब में उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया है। और वल्लभाचार्य के मत का खंडन, वल्लभाचार्य के मत का खंडन, ऐसे कुछ ग्रंथों की रचना दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने कालांतर में एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन बेसिकली क्या था, इनका उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो कभी मजबूरी में या तलवार की चोट पर, तलवार के डर से हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में चले गए, धर्मांतरित हो चुके हैं, मुस्लिम बन चुके हो, ईसाई बन चुके हो, ठीक है, उनको चिन्हित कर पुनः हिंदू धर्म में लाना। तो आजकल घर वापसी का जो कंसेप्ट देखने को मिलता है, कुछ वैसा ही है। शुद्धि आंदोलन के नाम पर दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुरू किया, ठीक है, धर्मांतरित हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करवाना, वैदिक पद्धति से शामिल करवाना, यह आंदोलन था शुद्धि आंदोलन, ठीक है, धर्मांतरण के विरोध में, ठीक है, धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में शामिल कराना। तो इसका एक परिणाम यह हुआ कि विभिन्न धर्मों ने इसका विरोध करना शुरू किया और एक तरह से समाज में सांप्रदायिकता का विकास शुरू हुआ। ये सांप्रदायिकता के तत्व उत्पन्न होने लगे कि हिंदू धर्म में जो पूर्व में जो कभी हिंदू थे वो मुस्लिम बन चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म में शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सांप्रदायिकता, माहौल तनावपूर्ण हो गया था इन शुद्धि आंदोलन की वजह से, ठीक है। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने 1882 में एक गो संरक्षण के लिए, गायों की सुरक्षा संरक्षण के लिए, गो संरक्षण के लिए एक गौरक्षा करुणानिधि, गौरक्षा करुणानिधि नामक एक पत्रिका का संपादन किया और गो संरक्षण के लिए एक संस्था भी बनाई जिसका नाम था गोरक्षिणी सभा, गोरक्षिणी सभा, ठीक है, एक संस्था भी बनाई जिसका उद्देश्य था गोवंश की सुरक्षा करना, जो गायों की हत्याएं की जाती है, इनको बेचा जाता है, इसको रोकना, ठीक है। इस प्रकार का कार्यक्रम भी 1882 में दयानंद सरस्वती द्वारा, आर्य समाज द्वारा संपादित किया गया। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई, अक्टूबर 1883 में, 1883 में मृत्यु कहां हुई, जोधपुर में। बेसिकली जोधपुर के शासक उस समय थे जसवंत सिंह द्वितीय, जो दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, ठीक है, और उनके आमंत्रण पर वो दयानंद सरस्वती जोधपुर रियासत में आए हुए थे। दयानंद सरस्वती के उपदेशों से प्रभावित होकर जो जसवंत सिंह द्वितीय थे, इन्होंने मदिरापान का भी त्याग कर दिया था एक प्रकार से, ठीक है, वैश्यागमन, इस पर भी उनके खिलाफ भी इन्होंने बात हुई थी, राज कार्य में ये रुचि नहीं लेते थे। तो दयानंद सरस्वती के उपदेशों से इस प्रकार के जो राजा की जो भूमिका थी वो भूमिका निभाने के लिए ये तत्पर हुए। तो इससे जो उनकी एक बताया जाता है कि इनकी एक पासवान थी, उपपत्नी, ठीक है, एक नर्तकी और एक पासवान थी जसवंत सिंह द्वितीय की, जिसका नाम है नन्ही बाई, ठीक है, मुस्लिम महिला बताई जाती है ये। तो इन्होंने दयानंद सरस्वती से, जब अब जसवंत सिंह द्वितीय उनके पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के प्रभाव स्वरूप ऐसा हुआ, तो नन्ही जान ने अपने सहयोगियों के माध्यम से दयानंद सरस्वती को कोई कांच जैसी नुकीली वस्तु पिला दी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और 1883 में उनकी जोधपुर में मृत्यु हुई और अंत में अजमेर में इनको दफना दिया गया, ठीक है, इनकी समाधि है अजमेर में। ये जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान थी नन्ही बाई, इन्होंने जहर, कुछ तो कांच जैसे बताते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, जहर दिया गया था, धीमा जहर दिया था, जिससे दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी।
दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई, उसके पश्चात आर्य समाज में विभाजन शुरू हो गया। आर्य समाज में दो प्रकार के लोग थे। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज की एकता खंडित हुई और इसमें दो गुट हो गए थे। एक गुट था जिसका नाम था, जिसमें प्रमुख नेता थे लाला हंसराज और दूसरा नाम था लाला लाजपत राय। लाजपत राय, ठीक है। ये कहलाता है कॉलेज गुट, इसी को डीएवी गुट भी कहते हैं, डीएवी गुट, ठीक है। दूसरा जो गुट था वह था मुंशीराम, जो आगे चलकर सन्यासी बने और स्वामी श्रद्धानंद नाम से जाने गए। और दूसरे हैं लेखराम, ये नेता थे इसके। ये कहलाए गुरुकुल गुट। गुरुकुल गुट बेसिकली था क्या कि जो मुंशीराम और लेखराम, मुंशीराम ही आगे चलकर संन्यास ग्रहण करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के नाम से चर्चित हुए, बहुत बड़े आर्य समाजी नेता बने, ठीक है। 1926 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। मुंशीराम और लेखराम जो थे, इनका, इनके और इनके अनुयायियों का मानना था वो केवल वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। वैदिक शिक्षा, जो दयानंद सरस्वती ने जिसकी बात की थी, वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन जो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे, ये वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। वो कहते हैं आज के संदर्भ में अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है, तो हमें ये जो गुट है वह वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के भी का भी समर्थन करता है, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के प्रयासों से वैदिक शिक्षा के विकास के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए डीएवी स्कूल्स की स्थापना की। डीएवी से मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, लाहौर में, ठीक है। कॉलेज गुट के नेताओं द्वारा, जो मानते हैं कि वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी आवश्यक है, कॉलेज गुट द्वारा, मतलब लाला हंसराज और लाजपत राय, 1898 में लाहौर में, सॉरी 1896, 1898 में तो वो कॉलेज बन गया था, ठीक है। 1896 ईस्वी में लाहौर में डीएवी स्कूल स्थापित किए। डी से मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसमें वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी का अध्ययन भी करवाया जाता था, की स्थापना की। यही कालांतर में आगे चलकर 1898 में डीएवी कॉलेज लाहौर, डीएवी कॉलेज में परिवर्तित हो गया। और फिर कालांतर में आर्य समाज का जहां जहां प्रभाव रहा, विशेषकर पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव ज्यादा रहा, राजस्थान में, गुजरात में प्रभाव ज्यादा रहा, वहां महाराष्ट्र में प्रभाव ज्यादा रहा, वहां आपको डीएवी स्कूल्स और डीएवी कॉलेज बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, जो आर्य समाज के तत्वाधान में बने। आर्य समाज के भी कॉलेज गुट के तत्वाधान में बने, ठीक है। तो डीएवी स्कूल्स और कॉलेज लाला हंसराज और लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित, वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। और दूसरा जो गुट था गुरुकुल गुट, मुंशीराम और लेखराम, इन्होंने 1902 में कांगड़ी, कांगड़ी एक जगह है हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है, कांगड़ी में वैदिक शिक्षा पर आधारित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। तो ये इनके मतभेद का आधार था, दो गुट बन गए। हालांकि दोनों आर्य समाज के अंग रहे, लेकिन अलग नहीं हुए, ये मतभेद शुरू हो गए, दो गुट बन गए स्वतंत्र। ऐसे अलग से कोई ऐसा नहीं हुआ जैसा वैदिक ब्रह्म समाज में देखने को मिलता है, गुट अलग बन गए, वैदिक गुट, कॉलेज गुट, ठीक है, गुरुकुल गुट और कॉलेज गुट। ये हमें ध्यान रखना है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के संबंध में।
तो दयानंद सरस्वती की अपनी भूमिका है। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं, ऐतिहासिक गौरवमयी तत्वों से प्रभावित होकर समाज और धर्म में सुधार के प्रयास किए। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्हें हिंदू लूथर कहा गया। ठीक है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, धर्मांतरण लोगों को फिर से हिंदू धर्म में शिक्षित करना। गायों के संरक्षण के लिए काम किया, पत्रिकाएं चलाई, गौ करुणा निधि, गौ रक्षणी सभा, इस प्रकार की। ठीक है, और विभिन्न धर्मों में पाखंड को उजागर करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 1863 की बात है ये। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे इन्होंने, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थापित किया। फिर कैसे 1883 में इनकी मृत्यु के पश्चात दो गुट हो गए शिक्षा को लेकर के। शिक्षा के जो विषय है और जो माध्यम है इसको लेकर के, एक तरफ गुरुकुल गुट है जो वैदिक शिक्षा संस्कृत में ले जाने के समर्थक हैं, और एक तरफ आपके कॉलेज गुट हैं जो वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक हैं। इन्होंने डीएवी स्कूल्स और कॉलेज खोले, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती के बारे में ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे समाज सुधारक हैं जो स्वदेशी की बात करते हैं, जो स्वराज की बात करते हैं, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की दर्जे की बात करते हैं, देवनागरी लिपि के समर्थक हैं। ये कुछ फीचर्स हैं दयानंद सरस्वती के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, दयानंद सरस्वती से आगे की बात करें तो अपने तीसरे जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक उनकी बात करें, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन आगे आ जाएगा इनका संबंध में, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में जन्म, में जन्म 1863 में। ठीक है, 12 जनवरी 1863। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, और कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, इनके गुरु कौन है? गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये भी सिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ये इनका वास्तविक नाम था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो गदाधर चट्टोपाध्याय है, रामकृष्ण परमहंस हैं जो इनके गुरु हैं। ठीक है, ये कलकत्ता के प्रसिद्ध मंदिर है, कलकत्ता में, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यहाँ अक्सर ये जाया करते थे, मंदिर के पुजारी थे। और इनके संपर्क के बाद वैराग्य की और जो स्वामी विवेकानंद है, जिनको विवेकानंद बनने से पहले वो नरेंद्र थे, तो नरेंद्र का झुकाव होता रहा। घर में इनके माताजी को पता लगा, तो माताजी परमहंस से मिलने आई, तो परमहंस ने उन्हें वचन दिया कि मेरे जीते जी नरेंद्र कभी संन्यास ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो नरेंद्र ने अपने गुरु की बात को रखा और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण किया। ठीक है, 1886 में मृत्यु, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु, परमहंस की मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बाद 1887 में नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास लिया, और संन्यास लेने पर इनका नाम रखा गया, वो नाम था विविदिशानंद। विविदिशानंद, ये इनका नाम था। ठीक है, विवेकानंद नाम नहीं था, विवेकानंद नाम तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया। ठीक है, 11 सितंबर घटना है, ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में, शिकागो यूएसए, आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म संसद, ठीक है, एक संसद का धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। सम्मेलन में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने, और
इसमें भाग लेने की सारी व्यवस्था उनके अनुयायी और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा की गई। और इस सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व ही महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी जो राजस्थान में है, उस रियासत के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को एक सलाह दी कि आप अपना नाम विवेकानंद रखिए। स्वामी विवेकानंद को ये उचित लगा और उन्होंने अपना नाम विविदिशानंद से विवेकानंद किया। तो अजीत सिंह जी के कहने पर इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व नरेंद्र का विविदिशानंद का नाम बदलकर विवेकानंद किया गया। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनके पूरे जाने की व्यवस्था, वहां ठहरने की व्यवस्था पूरी करवाई। बताया जाता है कि इस धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद गए तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी बारी आई तो अमेरिका वासियों, मेरे भारतीयों, मेरे अमेरिका वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार का संबोधन दिया। मतलब पूरे विश्व के जो समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं, धर्म के लोग आए हुए हैं, उन्हें अपना भाई बहन के रूप में संबोधन किया। तो सारे लोग उनकी इस वाणी से ही वो मंत्रमुग्ध हो गए। फिर वहां जाके उन्होंने, जो कि वो खुद वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, वेदांत दर्शन से प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो वहां उस धर्म संसद में उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रसार किया, ठीक है, और लोगों ने बड़ी चाव से सुना। अगले दिन पेपर में स्वामी विवेकानंद के जो उद्बोधन था, ठीक है, वेदांत दर्शन का जो विचार था, उसका जब न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूज़पेपर का नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर ने, शिकागो का न्यूज़पेपर था, उनके बारे में लिखा कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के पश्चात हमें अपनी मूर्खता पर हंसी आती है कि हम ऐसे शिक्षित देश, जहां के लोग ऐसे शिक्षित हैं भारत के, हम वहां धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भेज रहे हैं। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक के समाचार पत्र जो अमेरिका का है, अगले दिन जब स्वामी विवेकानंद का उद्बोधन हुआ विश्व धर्म सम्मेलन में, उसके पश्चात अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक स्थानीय न्यूज़पेपर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में यह छापा कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के पश्चात भारत जैसे ऐसे शिक्षित देश में धर्म प्रचारकों को भेजना हमारी मूर्खता का प्रतीक है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को फिर वहां अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और उन्होंने वीर सन्यासी, स्वामी विवेकानंद के कुछ टाइटल पड़े, वीर सन्यासी और तूफानी हिंदू कहा गया, तूफानी हिंदू की उपाधियां मिली, तूफानी हिंदू की उपाधियां मिली, ठीक है। अमेरिका रहते हुए उन्होंने वेदांत सभा की भी स्थापना की, अमेरिका में ही की, वेदांत सभा, वेदांत सोसाइटी, वेदांत सभा की स्थापना इसलिए वेदांत दर्शन के प्रसार के लिए। ठीक है, अमेरिका की बात है ये, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी, ठीक है, वेदांत सभा की स्थापना की वेदांत दर्शन के प्रसार हेतु स्वामी विवेकानंद द्वारा। वीर सन्यासी और तूफानी हिंदू, इनको उपाधियां मिली, अमेरिका में काफी पॉपुलर हो गए थे अपने भाषण से, वैदिक संस्कृति का, वेदांत दर्शन का काफी प्रसार किया था उन्होंने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया, नाम ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी भाषा में था, और दूसरा आपको मिलेगा प्रबोधिनी, इसी का दूसरा नाम था उद्बोधन, प्रबोधिनी, थोड़ा सा प्रबोधिनी, इसी का नाम है उद्बोधन, ये समाचार पत्र का नाम है, ये आपका बांग्ला भाषा में था। इनका बांग्ला, इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन स्वामी विवेकानंद ने किया, संपादन, ठीक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने कुछ ग्रंथों की रचना की, स्वामी विवेकानंद द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की, जैसे मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, ठीक है, ये इनका एक ग्रंथ है। इसके अलावा राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, प्राच्य और पाश्चात्य, इस प्रकार के ग्रंथों की रचना नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये कुछ ग्रंथों की भी रचना स्वामी विवेकानंद ने की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों के मॉडल पर, 1897 में
वेलूर, कलकत्ता के पास है, ठीक है, वेलूर, बंगाल। वेलूर में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की, मिशन की स्थापना की, ठीक है। वेलूर इसका मुख्यालय था। उद्देश्य क्या था? मानव सेवा। और जो रामकृष्ण मिशन है, ध्यान रखना मिशन शब्द यूज हुआ है, मानव सेवा इसका उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन जो है वो ईसाई मिशनरियों के मॉडल पर स्थापित था। उन्हें ईसाई मिशनरी का मॉडल बहुत अच्छा लगा कि कैसे जो मिशनरी में काम करने वाले लोग हैं उत्साही समर्थक हैं, तो वैसे ही ऐसे लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने मानव सेवा का कार्य प्रारंभ किया। रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। कहां पर? बेलूर में। बेलूर इसका मुख्यालय भी था। 1899 में इन्होंने अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन का एक और शाखा की स्थापना की, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा आपको पता है उत्तर भारत में। और ये मायावती नगर नाम से जाना गया, मायावती नगर, ठीक है, मैं शाखा स्थापित की, रामकृष्ण मिशन की शाखा स्थापित की। आज भारत के कई स्थानों में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित हैं। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों में कई बार ऐसा उल्लेख भी किया है कि व्यक्ति की सच्ची मानव सेवा ही नारायण सेवा, जो नर सेवा वही नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार के साथ साथ भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना शुरू करने में, विशेषकर नव युवकों में, उसके लिए भी उन्होंने अपने उपदेश दिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश थे वह नव युवकों को ज्यादा प्रभावित करते थे। इसीलिए 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1863 में, इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे उपदेश में वो कहते हैं कि मैं गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलने को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। वो गीता पढ़ने का मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वस्थ शरीर होगा तो आप देश के लिए काम कर सकते हो, मस्तिष्क भी आपका तभी स्वस्थ काम करेगा। तो पहले आप फुटबॉल खेलिए, मतलब फुटबॉल खेलने से मतलब है यहाँ पर स्वस्थ शरीर, फिर आप बौद्धिक विकास के लिए कार्य कीजिए। उसका मना नहीं है, ऐसा नहीं कहना गीता पढ़ने का करते हो कि मना, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने, उनका एक कोटेशन भी है, नोट्स में मिला हुआ, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूं। वो कहते हैं कि मैं जब तक भारत में लाखों करोड़ों लोग भूखे और बेरोजगार घूम रहे हैं, तब तक मैं उन सभी शिक्षित लोगों की आलोचना करूंगा जो अपने ऐसे भूखे और बेरोजगार लाखों हिंदू भाई बहनों, भारतीय भाई बहनों की कीमत पर शिक्षित हुए लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है कि मैं जब तक भारत में लाखों लोग भूखे और बेरोजगार घूम रहे हैं, तब तक मैं शिक्षित भारतीयों को, उन शिक्षित भारतीयों की आलोचना करूंगा, कटाक्ष करूंगा, उनकी, उन्हें बुरा मानूंगा क्योंकि वो उनकी कीमत पर शिक्षित हुए और अपने भारतीयों के भाई बहनों के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के उनके कोटेशन स्वामी विवेकानंद के हैं। स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रवाद के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका रही। उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे क्रांतिकारी नवयुवक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल भी हुए, ठीक है। ये थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है, 1900 की घटना है। 1900 में, 1900 ईस्वी में पेरिस में, पेरिस फ्रांस, विश्व के धर्मों पर चर्चा, विश्व के धर्मों पर चर्चा हेतु एक सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। उस सम्मेलन में स्वामी जी भाग लेते हैं। सम्मेलन में शामिल हुए, उसमें पेरिस भी गए और वहां उन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1900 आगे चलकर 1906 में स्वामी जी की मृत्यु, 1902 है शायद, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, है मृत्यु 1902 है, ठीक है। फैक्ट्स आपको थोड़ा सा, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट हम देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचे, ज्यादा बड़े नहीं है। इसमें है आपका है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन,
यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरेजियो नामक एक एंग्लो इंडियन थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एंग्लो इंडियन थे। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, इसके प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। इस पर 5 अंकों का या 2 अंकों का सवाल बनने की संभावना है। हेनरी विवियन डेरेजियो ये एक एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। इनके पिता पुर्तगाली, माता अंग्रेजी थी, इंग्लिश थी, एंग्लो इंडियन, और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, शिक्षा प्राप्त, ठीक है। उदारवादी विचारों से प्रेरित, उदारवादी विचारधारा एवं फ्रांस की क्रांति से प्रेरित। विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई फ्रांस की क्रांति। समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, ये 3 इसके उद्देश्य थे। फ्रांस की क्रांति से ये काफी प्रभावित थे, क्रांति से प्रभावित थे हेनरी विवियन डेरेजियो। इनके और उनके सहयोगियों के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। हेनरी विवियन डेरेजियो 1821 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में स्थापित होते हैं। कालांतर में प्रिंसिपल से उनका मनमुटाव होता है, उनको इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। फिर उन्होंने अपने शिक्षित साथियों के साथ मिलकर के, जो समाज के लिए, भारतीयों के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर के इन्होंने संस्था की स्थापना की। और इनका जो ये मॉडल था, वह मॉडल 1831 में इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। और ये जो यंग बंगाल आंदोलन था, ये बेसिकली इटली के एक नेता थे, इटली के राजनेता, इटली के एकीकरण में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इटली, यूरोपीय देश इटली, मेजिनी ने एक यंग इटली नामक नव युवकों का संगठन बनाया था। उससे प्रेरित होकर इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। उद्देश्य था, इस यंग बंगाल का उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, ठीक है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। इस प्रकार के इनके उद्देश्य थे। समाज सुधार के साथ साथ कुछ राजनीतिक अधिकारों के लिए बात भी करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ये यंग बंगाल आंदोलन इस प्रकार की बात करता है। राजनीतिक चेतना का विकास करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास करना, राजनीतिक चेतना का विकास करना, ये हेनरी विवियन डेरेजियो और उनके द्वारा स्थापित संस्था यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है। ये जो यंग बंगाल आंदोलन है, ये अपने एक मुखपत्र, यानी कि इसका जो मूल मुख्य समाचार पत्र था, इस यंग बंगाल आंदोलन का एक मुखपत्र था जिसका नाम था बंगाल स्पेक्टेटर्स, ये इनका एक मुख्य समाचार पत्र था, इसके माध्यम से अपनी बातें जनता को आधुनिक रूप से जागरूक, राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए, समाज सुधार के लिए एक समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातें लिखते थे, आम जनता तक पहुंचाते। हेनरी विवियन डेरेजियो ने कुछ अन्य संगठन भी स्थापित किए, यंग बंगाल आंदोलन के अलावा अन्य संगठन स्थापित, जिसमें आपका एक है ईस्ट इंडिया, सॉरी, जिसमें ईस्ट इंडिया समाचार पत्र था, जिसमें आप बात करेंगे तो
डिबेटिंग क्लब, संगठनों की बात करें तो डिबेटिंग क्लब शिक्षित वर्ग का एक समूह बनाया जो राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर चर्चा करता था, लोगों को जागरूक करता था। ठीक है। एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन, मंगहित सभा, मंगहित सभा। ठीक है। इस प्रकार के कुछ अन्य संगठनों की भी स्थापना इन्होंने की थी, हेनरी विवियन डेरेजियो ने। हेनरी विवियन डेरेजियो ने बंगाल स्पेक्टेटर के अलावा, ये तो उनका यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र था, इसके अलावा भी कुछ अन्य समाचार पत्र भी इन्होंने जारी किए थे। अन्य समाचार पत्र जैसे ईस्ट इंडिया, ठीक है, जैसे बंगाल साहित्यिक गजट, ठीक है, हेस्पेरस, ये कुछ समाचार पत्रों का भी संपादन, इंग्लिश में ज्यादातर समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया था। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरेजियो की। ठीक है। इसके पश्चात उनके अनुयायियों ने कुछ समय तक इसको जारी रखा, लेकिन कालांतर में ये विलीन हो गया। जो हेनरी विवियन डेरेजियो हैं, इनको हेनरी विवियन डेरेजियो, ये एंग्लो इंडियन है, लेकिन भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की पैरवी कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, राजनीतिक जागृति की बात कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि भी कहा गया, राष्ट्र कवि कहा गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरेजियो को हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता का पिता कहा। ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन छोटे समय के लिए शुरू हुआ भारत में। इसका प्रभाव यह रहा कि इस प्रकार के जो समाज सुधारक थे, जो राजनीतिक रूप से जागरूक करने के वाले व्यक्ति थे, जो भारत के मूल निवासी नहीं थे, विदेशी थे, लेकिन फिर भी इनके प्रयासों से भारतीय नवयुवक जो शिक्षित वर्ग है उनमें एक चेतना का विकास हुआ। ठीक है। समाज सुधार के लिए प्रेरणा मिली। तो ये यंग बंगाल आंदोलन, इनके बारे में ध्यान रखिए। फैक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन क्या है? हेनरी विवियन डेरेजियो इसके प्रणेता हैं। हेनरी विवियन डेरेजियो एंग्लो इंडियन है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है, उदारवादी विचारधारा और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1831 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। ये जो इनका यंग बंगाल आंदोलन का जो मॉडल था, वो इटली के राजनेता मेजिनी, जो इटली के एकीकरण में इनकी भूमिका रही है, उनकी संस्था यंग इटली के मॉडल पर आधारित था। इनका कहना है कि समाज की वास्तविक शक्ति नवयुवकों में है। अगर नवयुवक अपनी पूरी ताकत के साथ अगर समाज सुधार का प्रयास करती हैं, तो समाज का सुधार अवश्य होगा। इसी मॉडल पर यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका यह है आधुनिक शिक्षा का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध करना, ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं कि जूरी व्यवस्था का भी यहाँ बात की जाती है कि जूरी व्यवस्था के माध्यम से न्याय प्रणाली स्थापित हो, इस प्रकार की है। तो ये इनके उद्देश्य थे। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र था बंगाल स्पेक्टेटर्स, नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य क्लबों की भी स्थापना की, एकेडमिक एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब, ठीक है, और कुछ समाचार पत्रों की भी स्थापना की उन्होंने। ईस्ट इंडिया, हेस्पेरस, बंगाल साहित्यिक गजट, कलकत्ता गजट, कलकत्ता गजट का भी नाम आप सकते हैं, कलकत्ता गजट। ठीक है। ये समाचार पत्रों के नाम है। और हेनरी विवियन डेरेजियो की 1831 में मृत्यु हो गई, हैजे से मृत्यु हो गई, कम उम्र तक जीवित रहे। और इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हमारी जाति का पिता, हमारी सभ्यता का पिता कहा है। और
इन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि भी संबोधित किया गया है। तो ये हेनरी विबिन डेरेजियन और बंगाल यंग बंगाल आंदोलन के बारे में था। अब अंतिम रूप से अपने को दो चीजें देखनी है। एक आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है। बेसिकली इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हो चुकी थी 1875 में, न्यूयॉर्क में। और करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक में प्रमुख नाम आता है एक जर्मन रूसी महिला, ठीक है, मैडम HP ब्लावत्स्की। HP ब्लावत्स्की। और उनके एक सहयोगी थे कर्नल HS ऑलकोट। HS ऑलकोट। इन दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है, विशेषकर जो पूर्व में स्थित है। पश्चिमी जो सभ्यता है वो नहीं, यूरोप वगैरह नहीं, पूर्व में चाइना, भारत या जो नए धर्म स्थापित हुए पूर्व के देशों में स्थापित प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये इस संस्था का उद्देश्य था। तुलनात्मक अध्ययन करना, जिसमें आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, जरथुष्ट्र धर्म जो पारसियों का धर्म है, ये प्रमुख रूप से शामिल थे। इनका तुलनात्मक अध्ययन करना। इसी दौरान थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया, उनका ट्रांसलेशन किया गया, उनकी बातों का उन्होंने प्रसार किया। ये हिंदू धर्म के कर्म और पुनर्जन्म, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत से काफी प्रभावित थे, सिद्धांत से प्रभावित, ठीक है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से काफी प्रभावित थे। 1886 में अड़ियार, मद्रास के पास एक जगह है अड़ियार, मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। न्यूयॉर्क से कहां स्थापित किया गया? अड़ियार में, ठीक है। कालांतर में जब मैडम SP ब्लावत्स्की की मृत्यु हो गई तो कर्नल ऑलकोट इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इसके पश्चात ऑलकोट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बिसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। एनी बिसेंट 1907 में सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, सोसाइटी की अध्यक्ष, ठीक है। ये भी इससे जुड़ी हुई थी, एनी बिसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। एनी बिसेंट कांग्रेस से भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। जब कांग्रेस की बात करेंगे तो एनी बेसेंट का नाम फिर आएगा। एनी बेसेंट ने तिलक के साथ मिलकर के, सेपरेट रूप से, अलग रूप से, तिलक ने अलग चलाया, एनी बेसेंट ने अलग चलाया। होम रूल आंदोलन भी चलाया, ठीक है। भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांगों को लेकर के तिलक ने और एनी बेसेंट ने पृथक पृथक रूप से होम रूल आंदोलन भी चलाया। एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की महिला है। आयरलैंड पर भी इंग्लैंड का शासन था। जैसे आयरलैंड को होम रूल दिया गया, उसी को मुद्दा बना करके भारत में भी होम रूल की बात एनी बेसेंट करती है। तो एनी बेसेंट भारत में पहले ही आ चुकी थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो कालांतर में BHU के रूप में पुनर्जीवित हुआ। सेंट्रल हिंदू, सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल।
यह आपका स्थापित किया था बनारस में। यही आगे चलकर सेंट्रल स्कूल, आगे चलकर 1898 की बात है, ठीक है, 1898 की बात है। कालांतर में, कालांतर में यह BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और इसको स्थापित करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय का थियोसॉफिकल सोसाइटी से कोई संबंध नहीं है, ये इसका विकसित करते हैं मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कांग्रेसी नेता थे, उदारवादी नेता थे, इनके बारे में, ठीक है, क्रांतिकारी, हिंदू महासभा से भी कालांतर में जुड़े हुए थे। तो एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था प्राच्य धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन। इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ। इसकी जो सबल पक्ष थे, मजबूत पक्ष थे, उसको थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जनता के सामने रखा, विश्व के सामने रखा। तो भारतीय नवयुवकों में एक आत्मचेतना, आत्मगौरव का भाव पैदा हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। समाज सुधार की बात तो हुई, साथ ही साथ ये राष्ट्र गौरव या राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से हुआ, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर कुछ छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जैसे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में हुई। प्रमुख रूप से इससे जुड़े हुए थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे, RG भंडारकर, NC चंद्रावरकर, चंद्रावरकर, इस प्रकार के पश्चिम के समाज सुधारक इससे जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य था, आगे चलकर ईश्वरचंद विद्यासागर भी इससे जुड़े हुए हैं। महिला शिक्षा को लेकर के, विधवा पुनर्विवाह को लेकर के लिए काफी कुछ काम किया ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में सक्रिय है 1877 में। इसका उद्देश्य था आपका समाज सुधार, हिंदू धर्म में व्याप्त समाज का सुधार करना और उपासना पर बल, समाज सुधार पर बल और उपासना यानी प्रार्थना, प्रार्थना पर बल, इसीलिए इस समाज का नाम प्रार्थना समाज पड़ा। महादेव गोविंद रानाडे इसी से जुड़े हुए थे। MG रानाडे, MG रानाडे ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया। ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन अलग है, वो धर्मांतरण को फिर से हिंदू धर्म में शामिल करना, और इनका जो शुद्धि आंदोलन था, वे किस उद्देश्य से हैं वो देखते हैं। इनका जो शुद्धि आंदोलन था वो ये था कि जो हिंदू लोग जो हैं वह अपने विवाह अवसरों पर मदिरा पान करते हैं, नृत्य करवाते हैं, ठीक है, और बहुत अधिक फिजूल खर्च रोकते हैं, इसको फिजूल खर्च करते हैं, इसको रोकने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। विवाह में फिजूल खर्च, ठीक है, नृत्य, मदिरापान आदि को रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत का सुकरात, भारत का सुकरात भी कहते हैं। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक है, ठीक है, भारत का सुकरात और पश्चिमी सांस्कृतिक आंदोलन के अग्रदूत, आंदोलन के पश्चिम में, जो पश्चिम भारत में जो सांस्कृतिक आंदोलन हो रहा है, जो समाज सुधार हो रहा है, सांस्कृतिक आंदोलन या समाज सुधार के अग्रदूत, ये अग्रदूत भी कहा गया है, ठीक है। ये MG रानाडे को कहा गया। MG रानाडे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर विधवा के विवाह के लिए भी एक संगठन की स्थापना की, विधवा विवाह संघ, ठीक है। MG रानाडे ने, और इनके दो सहयोगी थे, एक है DK कर्वे, धोंदो केशव कर्वे, और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, चिपलुणकर। इनके माध्यम से विधवा विवाह हेतु
विधवाओं के विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु विधवा विवाह संघ नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है। एमजी रानडे आधुनिक शिक्षा से भी जुड़े हुए थे। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में हम बहुत सारे फैक्ट भी देखते हैं, यहाँ मेंस में मेरे हिसाब से इतनी आवश्यकता नहीं है। एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित ध्यान रखना, पारसी धर्म में सुधार के लिए, पारसी धर्म में सुधार हेतु संस्था की स्थापना हुई थी। इसका नाम था रहनुमाई माजदे यासन सभा। संस्था है ये रहनुमाई माजदे यासन सभा, 1867 में। पारसी धर्म में व्याप्त बुराइयों के दूर करने के लिए रहनुमाई माजदे यासन सभा नामक एक संगठन की स्थापना हुई। इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? इससे जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए नौरोजी फुरदौन जी, नाम ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो नौरोजी फुरदौन जी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फुरदौन जी, एस बंगाली, ठीक है, और दिनशा वाचा, इस प्रकार के व्यक्ति समाज सुधारक पारसी धर्म सुधार से जुड़े हुए थे। संस्था का नाम है रहनुमाई माजदे यासन सभा, 1867 में। ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग धर्मों में भी संस्थाएं थी। मुस्लिम धर्म में अलग थी, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, ठीक है, और सिख धर्म में भी नामधारी आंदोलन, अकाली आंदोलन, बहुत सारे संगठन ऐसे बने। इतना डिटेल में मेरे हिसाब से मेंस में नहीं जाता। एक व्यक्ति का नाम और ध्यान रखिएगा, वो है आपका ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले। महाराष्ट्र क्षेत्र में ये सक्रिय है, विशेषकर पूना इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र में ये समाज सुधारक हैं और समाज सुधारक, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक हैं, 19वीं शताब्दी के। और विशेषकर इन्होंने निम्न जाति के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। निम्न जातियों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाया। जो निम्न जातियों के साथ भेदभाव होता था, छुआछूत का भेदभाव, जाति भेद, ठीक है, समाज में रहने के स्थान अलग होते थे, ठीक है, इस प्रकार की बात है। तो इसके उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं थी, उत्थान हेतु आंदोलन चलाया महात्मा ज्योतिराव फूले ने। इन्होंने ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मणों द्वारा जो धर्म का जो आडंबर उड़ा गया, धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या की गई है, जो भेदभाव स्थापित किया गया है, इसका विरोध किया। ब्राह्मणवाद, जाति भेद, ठीक है, लैंगिक असमानता, का विरोध किया। और ठीक है, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, ठीक है, जातीय समानता का समर्थन किया। इसके लिए इन्होंने 1873 में एक संस्था स्थापित की। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। इनके कुछ ग्रंथ भी हैं, कुछ इन्होंने ग्रंथ की रचना की है, अगले पेज में देख लेते हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की। इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है गुलामगिरी, गुलामगिरी प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, इशारा, बुक का नाम है, सत्य शोधक, ठीक है, इस प्रकार के कुछ ग्रंथों की रचना की।
गुलामगिरी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो निम्न जाति के उत्थान से संबंधित आंदोलन के प्रणेता थे। महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्र में ब्राह्मणवाद, जाति भेद इनका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, जातीय समानता की बात की है, स्त्री शिक्षा की बात की है, सत्यशोधक समाज इन्होंने स्थापित किया इसके लिए 1873 में पूना में, ध्यान रखिएगा, पूना महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इनके कुछ ग्रंथ हैं जिसमें गुलामगिरी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणवाद, पुरोहित्यवाद, इनका कर्मकांड, इनका इन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सबका इन्होंने विरोध किया है। इनकी पत्नी जो थी वो भी काफी चर्चित है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये भी समाज सुधार से जुड़ी हुई थी। विशेषकर ये स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काफी इन्होंने काम किया। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु ये पहली शिक्षित महिला भी मानी जाती है। ठीक है, विकास हेतु सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया। राजस्थान में इनके नाम से महिला विद्यालय भी हैं, आपको मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये आप समाज सुधार के बारे में ध्यान रखिए। काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से छांट के लाना बहुत टेढ़ा काम होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है जो महत्वपूर्ण जो आपके समाज सुधारक के संस्थाएं हैं उनको शॉर्ट में एक बार देख लीजिएगा। कुछ फैक्ट है, मैंने फैक्ट भी डालने की पूरी कोशिश की है, कंसेप्ट भी मैंने डाला है कि क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग आता है तो हमें किस प्रकार से आंसर देना है, 5 या 2 नंबर का आता है तो हमें किस प्रकार से बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना है। ठीक है, तो आज आपका समाज अंदन सुधार आंदोलन कंप्लीट होता है दूसरी क्लास के साथ ही। अब अगली क्लास में हम कांग्रेस की उत्पत्ति और उसके संबंध में जो विभिन्न जो सिद्धांत या मत है वहां से शुरू करेंगे, फिर उदारवादी और उग्रवादी की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।